दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां आज तक जो भी गया कभी वापस लौट कर नहीं आ सका। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अटलांटिक ओशियन में मायामी आयरलैंड, बरमुंडा और प्यूर्टो रिको से घिरे एक ट्रायंगल से, पेरिया की, जिससे पूरी दुनिया बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। लेकिन वास्तविकता में इस ट्रायंगल की सीमाएं कहां तक फैली है, यह बात कोई नहीं जानता, क्योंकि अक्सर इनकी सीमाएं के कन्फ्यूजन के चलते हजारों जहाज यहाँ हादसे का शिकार हो चुके हैं। 2019 के अंत तक यहाँ करीब 2000 जहाज और 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स लापता हो चुके हैं, जिनमें से केवल कछुए को छोड़कर ना तो आज तक किसी जहाज का मलबा मिला है और ना ही उनके अंदर मौजूद किसी इंसान का कोई अवशेष। बड़ी हैरानी करने वाली ये बात है, आज के समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, हम यहीं बैठे बैठे यहाँ से लाखों प्रकाश दूर किसी ग्रह पर मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी देख सकते हैं। तब भी आज तक हम इस छोटे से एरिया में लापता हुए किसी भी आवाज़ को नहीं तलाश पाए, क्योंकि शायद वह यहाँ थे ही नहीं। यह बात 4 दिसंबर की है, जब पायलट ब्रूस गवर्नर ने अपने पिता और इस बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोस आइलैंड से थोड़ा कोर्ट जाने के लिए उड़ान भरी। उस समय यह बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर नहीं था और रूस के लिए यह कोई नई उड़ान भी नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी इस रूट पर कई बार आ चुके थे। इसलिए ब्रूस बेफिक्र होकर इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शायद इस बार की उड़ान उनकी लाइफ की सबसे खतरनाक उड़ान होने वाली थी। जैसे ही रूस में उड़ान भरी तो कुछ अजीब होने शुरू हो गया। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही रूस को अपने सामने काले बादलों का एक छोटा सा झुंड दिखाई दिया। यह जरूर दूर से एकदम नॉर्मल लग रहा था, इसलिए ब्रूस किसी नॉर्मल बादल की तरह ही इसमें आसानी से निकल गए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कहीं और गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही प्लेन 11,500 फीट की हवाई पर उड़ा, एक बार फिर एक काला बादल प्लेन के सामने आ जाता। इस बार यह पहले वाले की तुलना में कई किलोमीटर बड़ा था, इसलिए ना चाहते हुए भी रूस को इसके अंदर से गुजरना पड़ा। जैसे ही रूस में इसके अंदर एंटर किया तो चारों तरफ अंधेरा छा गया और रूस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बादल क्या चीज़ है, क्योंकि यह किसी नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बादल से बिल्कुल अलग था। तभी कुछ देर बाद वहां अचानक सफ़ेद लाइट चमकने लगती है। यह बिल्कुल बिजली के कड़कने जैसे था, लेकिन लाइटनिंग नहीं थी, क्योंकि यह फ्लैश लाइट नहीं के मुकाबले काफ़ी ब्राइट थे और किसी जाल की तरह उनके प्लेन के चारों तरफ फैल चुके थे। अगले 30 मिनट तक ब्रूस इसी बादल में उड़ान भरते रहे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि यह वही सेम क्लाउड था जो उन्हें 1000 फीट की हाइट पर मिला था। फर्क बस इतना था कि इस बार यह लास्ट किसी टनल की तरह सिलेंड्रिकल था। ब्रूस इस टाइम इस सिलेंड्रिकल क्लाउड के बिल्कुल सेंटर में उड़ान भर रहा था। इस टाइम में ऐसा लग रहा था कि शायद उस स्ट्रिप से कभी वह बाहर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दूर दूर तक बादल हट नहीं रहे थे और रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी एक और रहस्यमय घटना घटती है। ब्रूस को अचानक अपने सामने से लाइट आती हुई दिखाई देती है, जो संभव है इस रहस्य इंटरनल का एंड था, और उसने तुरंत अपने फ्लाइन को उसी दिशा में आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ब्रूस अटेंड पॉइंट के नज़दीक पहुँचने लगा तो उसे सिकोड़ना शुरू कर दिया, और इस मूवमेंट पर उनके प्लेन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट में हलचल पैदा होने लगी। कंपास अपनी आप बार बार अपनी दिशा बदल रहा था और प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अपने आप रेस्पॉन्डेंट करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन को कोई बाहरी शक्ति कंट्रोल कर रही है। इस टाइम प्लेन पर कंट्रोल करने के ब्रूस के सारे प्रयास विफल रहे। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात यह है कि प्लेन अभी भी कंटिन्यू उस टनल के एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था। अगले 20 सेकंड तक ब्रूस का प्लेन इसी तरह हिचकोले खाते हुए इस क्लाउड में ट्रैवल कर रहा था, और फिर अचानक एक झटके के साथ इस क्लाउड से बाहर निकल गया। लेकिन अगले 5 सेकंड तक उसके साथ वह हुआ। इस रहस्यमय क्लाउड से निकलने के बाद 5 सेकंड तक ब्रूस खुद को वेंट लॉस फील कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री तब फील करता है जब वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट सही से वर्क करने लगे और ब्रूस ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि पिछले आधे घंटे से ब्रूस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहां उड़ान भर रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड कंट्रोल में रडार पर उनकी लोकेशन ट्रैक करना चाहा तो वहां उन्हें ऐसा कोई प्लेन नजर नहीं आया। कुछ देर बाद ग्राउंड कंट्रोल वापस ब्रूस से कांटेक्ट की
और उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये पार करके ऑलरेडी मायामी स्पेस में पहुंच चुके हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रूस को अपनी इस यात्रा में करीब 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी थी, जो कम से कम 9 मिनट का समय लेती है। लेकिन उन्हें तो उड़ान भरे हुए अभी सिर्फ 47 मिनट ही हुए थे। जिस विमान से वह यात्रा कर रहे थे उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी स्पीड की 290 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इस प्लेन से 47 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए एक बार को रूल्स भी लगा कि शायद ग्राउंड कंट्रोल की टीम से कुछ मिस्टेक हो रही है। लेकिन अगले कुछ ही पलों बाद उनका ये भ्रम जो है वो दूर हो गया, क्योंकि उनके सामने मायामी का एयरपोर्ट तथा फाइनली जब एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद उन्होंने अपना प्यूलेट सेट किया तो उन्हें होश उड़ गए। 400 किलोमीटर की यात्रा में जितना फ्यूल खर्च होना चाहिए था उसका आधा फ्यूल अभी भी प्लेन में बचा हुआ था। लेकिन यह प्लेन असल में केवल 200 किलोमीटर के आसपास ही चल रहा था। लेकिन अगर यह बात सच थी तो ब्रूस एंड रॉस आयरलैंड में मायामी एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचा, जिनके बीच की दूरी ही करीब 400 किलोमीटर थी। रूस ने इसके बारे में कई प्रोफेसर से बात की, लेकिन किसी के पास भी इस घटना का कोई जवाब नहीं था। आज तक इस एरिया में ना जाने कितने सिर्फ और प्लेन गायब हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक को छोड़कर आज तक ना तो किसी प्लेन का पता चला है और ना किसी का मलबा मिला है और ना ही किसी का डेड बॉडी मिला है। इस घटना ने एक नई बहस छेड़ दी, क्या वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है? क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग इस घटना के पीछे डार्क एनर्जी का हाथ हो सकता है। वही डार्क एनर्जी जो इस पूरे यूनिवर्स के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। और साइंटिस्ट की माने तो डार्क एनर्जी वह पावर है जो किसी ब्लैक होल की तरह ही स्पेस टाइम को कंट्रोल करके इस तरह के टनल बना सकती है, जिसकी हेल्प से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी बेहद कम टाइम में तय की जा सकती है। संभव है ब्रूस भी ऐसे ही किसी टनल से टकराकर जाए होंगे। उसने भाग्यवश उससे बाहर निकलकर और उनको कामयाबी मिली। उन्होंने 400 किलोमीटर की डिस्टेंस 47 मिनट में तय कर दी। लेकिन डार्क एनर्जी आज भी सिर्फ एक थ्योरी ही है और कोई भी साइंटिस्ट इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन उस दिन स्पोर्ट्स के साथ साथ जो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की सोलर वेव रिकॉर्ड की गई थी, जिसके कारण आज के मैग्नेट उस पर यह बड़े लेवल पर डिफरेंस रिकॉर्ड किया गया था। शायद एक रीजन हो सकता है कि आखिर प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उस टाइम ऐसे विभेद नहीं कर पाए होंगे और इतने अच्छे नहीं होंगे। इनका जवाब आज भी एक रहस्य में बना हुआ है कि आखिर 290 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाले कोई प्लेन 400 किलोमीटर की दूरी 47 मिनट में कैसे तय कर सकती है। और आखिर 2600 और 200 एयरक्राफ्ट के लापता होने के बावजूद भी आज तक उनका मलबा क्यों नहीं मिल पाया? क्या वास्तव में इन सब चीज़ों के पीछे डार्क एनर्जी का ही हाथ हो सकता है? आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट में दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।